नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अंसारी एजाज संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से आप लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों से एक निवेदन भी है कि हमारे वीडियोस को अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को समय से हमारी वीडियोस मिलती रहें और सारी अपडेट्स मिलती रहें। और जो भाई हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बड़ी हमें खुशी है और आई थिंक आप लोगों को भी बहुत खुशी हुई होगी कि हमारा उत्तर प्रदेश का जो ब्रांच है वो चालू हो चुका है। और ओपनिंग सेरेमनी को हम लाइव करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ मिनट लाइव भी हुआ, लेकिन इंटरनेट की स्पीड के नाते थोड़ा सा हमें दिक्कत आई और हम उसे लाइव नहीं कर सके। बहरहाल हमने हमारे फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पेज पे हमारे ओपनिंग के जो वीडियोस और फ़ोटोज़ शेयर कर दिए थे। आई थिंक आप लोग इन्जॉय किए होंगे। तो गाइज़, हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारी बायोफ्लॉक फ्री ट्रेनिंग की एक सीरीज़ चल रही है और उसमें जो है हम स्टेप बाय स्टेप नॉलेज हम दे रहे थे, थ्योरिकल और प्रैक्टिकल सारी नॉलेज। तो हम लगभग एरिएशन सिस्टम तक हम सारी चीज़ें अब तक समझ चुके हैं, जिसमें देखिए बायोफ्लॉक के हमारे कंटेंट के बारे में डिस्कशन हो चुका है अब तक हमारी वीडियोस में। बायोफ्लॉक के फैक्टर के बारे में, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और टैंक के डायमेंशन के बारे में, टैंक कैसे इंस्टॉलेशन होता है, उसका ड्रेनेज कैसे होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी तक जो है हमारी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है। जो भाई ये सारी टॉपिक्स को नहीं देखे हैं हमारे वीडियो में, तो आप लोग हमारे चैनल पे जाकर पिछली वीडियो सारी देख सकते हैं। आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी, वो भी डिटेल में। तो हम अपने प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। हमारे प्रेजेंटेशन में आगे हम डिस्कस करेंगे पैरामीटर पे, वाटर पैरामीटर की आइडियल रेंज क्या होती है और वाटर पैरामीटर हमें मेंटेन कैसे करने हैं। सारे वाटर पैरामीटर एक वीडियो में हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे, हम जो है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। जैसे एक पैरामीटर या दो पैरामीटर एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ और आप लोग जो है पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके, आप लोगों को सही जानकारी मिल सके। अभी हम अपने प्रेजेंटेशन पे आ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट जो है पेज है प्रेजेंटेशन का। वेलकम टू आवर बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग वर्कशॉप प्रेजेंटेड बाय आरके एग्रो एंड फिशरीज़। आरके एग्रो एंड इको था पहले हमारा फर्म। इस वक्त जो है हमारा उत्तर प्रदेश का जो ब्रांच खुला है वो आरके एग्रो एंड फिशरीज़ के नाम से है। तो आप लोग बिल्कुल गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं लोकेशन हमारी, और आप जो है फेसबुक पर भी हमारे पेज को देख सकते हैं। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग जो है पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर भी करें। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें देखिए हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स और एड्रेस भी शेयर किया गया है जो उत्तर प्रदेश की हमारी ब्रांच है। तो ठीक है गाइज, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें जो है हमारी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें देखिए व्हाट इज़ बायोफ्लॉक और यहाँ टैंक इंस्टॉलेशन एरिएशन तक हमारी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है। अब इसके आगे हम वाटर पैरामीटर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट हमारे वाटर पैरामीटर पे हम चलते हैं। और हाँ गाइज, आप लोग जो है बायोफ्लॉक अगर करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊं कि आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स मजबूत होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। और वाटर सोर्स तो कोई दिक्कत नहीं है बहुत बड़ी, आप इधर उधर से ला सकते हैं टैंकर भर के, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स आपको पास प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि जब कोई चीज़, कोई कल्चर टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप लोग इसका ध्यान रखें। अगर आप जहाँ करना चाहते हैं अगर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो आप लोग बिल्कुल इस कल्चर को स्किप करिए, मत करिए। और उसमें आप एक कल्चर और कर सकते हैं,
फिल्ट्रेशन मर्ज करके आप पावर कंजप्शन कम करके और इन्वर्टर या इस तरह की कोई चीज़ का इस्तेमाल करके आप कल्चर कर सकते हैं। बहुत बड़ा कल्चर करना हो तो फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल या इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करना होगा जिससे आप बैकअप मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हम आपको बता रहे हैं। हम आ गए हैं टेम्परेचर के पेज पे। देखिए गाइस, हमारा जो सब वाटर पैरामीटर के पेज पे ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इन सब को आपको अच्छे से मॉनिटर भी करना है और मेंटेन भी रखना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहले हमारा है टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो रेंज है वो मिनिमम 26 डिग्री से आपको 35 डिग्री अप टू 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस तक आप एक्सेप्टेबल है। मतलब इस बीच में आप हैं तो कोई बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं है। लेकिन जब 35 से ऊपर जाने लगेगा तब आपके लिए समस्याएं बढ़ेंगी, तकलीफ़ें बढ़ेंगी। आपका जो पानी में जो नाइट्रोजन है उसका रिएक्शन बढ़ जाएगा। जो NH3 का लेवल है, NH3 का जो लेवल है वो फिर आपके लिए परेशानी खड़ा करने लगेगा। नाइट्राइट का लेवल है वो आपको परेशानी खड़ा करने लगेगा। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपका जो टेम्परेचर है वो एक स्टेबल रहे। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन ना आए, कम ज़्यादा ऐसा ना हो कि रात में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है फिर दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है। ये वेरिएशन नहीं होना चाहिए। 2-3 डिग्री का डिफरेंस है, चल सकता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है तो समस्या है, तो आपके लिए परेशानी आ सकती है। फंगल इन्फेक्शंस आ सकते हैं, मछली में कोई वायरल लग सकता है इस तरह के जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप डाउन होगा। तो आप इसका ध्यान रखें कि 26 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का आप टेम्परेचर मेंटेन करिए। 28 डिग्री से 30 डिग्री का अगर टेम्परेचर है तो सबसे बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है। वो स्टेबिलिटी अगर है आपकी इस लेवल की तब तो बहुत अच्छा कल्चर होगा। बहरहाल अब ये होता है कि टेम्परेचर घट जाए तो क्या करना है, बढ़ जाए तो क्या करना है। तो वेरी सिंपल है। अगर डायरेक्ट पानी पे सनलाइट है, देखिए छोटा जब वाटर वॉल्यूम होगा तो डिफरेंसेस बहुत फास्ट आएंगे। जब छोटा वाटर वॉल्यूम, जैसे आम तौर पे जो चलन है 4 डायामीटर का टैंक, 4 डायामीटर का, तो उसमें अगर आप हैं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो जल्दी पानी गर्म भी होगा। फिर रात में जब इन्वायरमेंट ठंडा होता है तो जल्दी पानी ठंडा भी होगा, तो वो समस्याएं हैं। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप वाटर वॉल्यूम को बड़ा करिए। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मिनिमम 6 डायामीटर में आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करना है अगर सिर्फ, और अगर कल्चर करना है तो आप 10 डायामीटर में जाइए 1 लाख लीटर वॉल्यूम के साथ, ताकि आपको ग्रोथ भी अच्छी मिले और आपका जो है हर चीज़ प्रॉपर मेंटेन हो। अच्छा, वाटर बॉडी जब बड़ी होगी, वाटर वॉल्यूम जब ज़्यादा होगा तो आपके पानी में टेम्परेचर का जो वेरिएशन है ना वो नहीं होगा, कम ज़्यादा अप डाउन नहीं करेगा। आपके जो टैंक के पानी में जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं होगा। तो और अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो क्या कर सकते हैं। टेम्परेचर कम क्यों होता है, अगर हम ये समझ लें और उससे सावधानी रखें तो हमारा टेम्परेचर डाउन होगा नहीं। बेसिकली क्या होता है कि जो नॉर्थ रीजन के हैं जहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है तो विंटर सीज़न में ही परेशानियाँ आती हैं। बेसिकली विंटर सीज़न की जो परेशानी है उससे आप बचें, विंटर में कल्चर करने से बचें नॉर्थ रीजन के लोग, क्योंकि विंटर में टेम्परेचर डाउन होगा, आपकी मछलियाँ फीड नहीं उठाएगी, फीड नहीं खाएगी, ग्रोथ नहीं मिलेगी, तो आपका मेंटेनेंस सिर्फ बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ेगी, टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, और जो फीड आप दे रहे हैं वो फीड थोड़ा मोड़ा लेगी लेकिन ग्रोथ बहुत नहीं मिलेगा आपको, तो वो फीड का भी एक तरह से वेस्टेज ही होगा। तो नॉर्थ रीजन वाले नवंबर एंडिंग तक कोशिश करें कि अपना हार्वेस्ट कर लें और फरवरी एंडिंग से अपना कल्चर स्टार्ट करें। हाँ, इन बिटवीन आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप नर्सरी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि नर्सरी जो है बहुत कॉम्पैक्ट एरिया में होती है, तो आप वाटर को एक्सचेंज करके टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, हमने बहुत कोशिश किया, बहुत ट्राई किया कि विंटर सीजन में किसी तरह से टेम्परेचर मेंटेन किया जाए, लेकिन सारी थ्योरी फेल्ड है। अगर हम हीटर चिलर लगाते हैं तो उसके अंदर पावर का कंजप्शन इतना ज़्यादा है कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जा रही है, और हीटर चिलर महंगा आता है। कोई हीटर यूज़ करने में इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ज़्यादा जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का कॉस्ट लग रहा है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, और जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो हमें सीधी सी बात है प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। टेम्परेचर जो बाकी साउथ रीजन के लोग हैं, साउथ इंडिया है और बाकी मिड में हैं, उन लोगों को कोई इशू ही नहीं है, वो तो साल के 12 महीने इजीली कल्चर कर सकते हैं अगर बरसात वगैरह में थोड़ी अच्छी व्यवस्था कर लें तो।
तो टेम्परेचर डाउन होने के लिए नॉर्थ रीजन वालों को बहुत परेशानी है, तो वो लोग कोशिश करें कि नवंबर एंडिंग तक अपना हार्वेस्ट ले लें। अच्छा, फरवरी से नवंबर तक हमें लगभग 8 से 9 महीने मिल रहे हैं, ठीक है ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 महीने। 9 महीने में अगर आप लोग चाहें तो 2 कल्चर निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 कल्चर इजीली आप लोग निकाल सकते हैं नर्सरी मेंटेन करके, ठीक है। आपने विंटर सीजन में नर्सरी मेंटेन किया, फरवरी में शॉर्टिंग करके जो बड़ी साइज़ के हैं उसको आपने स्टॉक कर दिया, कल्चर किया। बाकी छोटे जो बच्चे बड़े हैं उनको भी धीरे धीरे नॉमिनल फीड दे के आपने 4-5 महीना संभाला, और जब हार्वेस्ट होने के बाद फिर इनको शिफ्ट कर दिया। इस तरह से आप 2 कल्चर ईजिली कर सकते हैं। और जब 2 कल्चर आप करेंगे इस तरह से, तो जब आप 2 कल्चर करेंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। आप आराम से जो है क्या नाम है डबल प्रॉफिट आप ले पाएंगे, क्योंकि 2 कल्चर हो गया मतलब 2 हार्वेस्टिंग मिली आपको, 2 हार्वेस्टिंग मतलब डबल प्रॉफिट। तो ये चीज़ें मेथड यूज़ करके आप बिल्कुल कर सकते हैं। और वाटर पैरामीटर में टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, हम आपको आगे की वीडियोस में एक चार्ट भी बताएंगे कि टेम्परेचर और पीएच ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ें, पीएच और आपका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है ऐसा समझ के चलिए कि पूरे कल्चर का जो है ना बेस यही है, पूरे कल्चर का। नाइट्रोजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी, जैसे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं कि अगर आपके टैंक में नाइट्रोजन बढ़ गया, अमोनिया बढ़ गया, तो लोग बोलते हैं कि नहीं बस बस सारी चीज़ें ख़त्म। ऐसा नहीं है। देखिए, नाइट्रोजन का रिएक्शन हमें देखना है कि कब होता है। तो टेम्परेचर और पीएच ये 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन में जो है ना आपका नाइट्रोजन का रिएक्शन होता है, NH3 का रिएक्शन होता है। वो आगे हम चार्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। तो आप लोग जो है ना ये 2 चीज़ स्टेबल रख लिए तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और पीएच की वैल्यू भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे घटता बढ़ता है और उसको कैसे स्टेबल करना है। फ़िलहाल हम अपने जो है इसी पोजीशन पे चलते हैं। टेम्परेचर जो है हमारा 26 से 35 डिग्री, ठीक है ना। इसको आप लोग प्रॉपर ध्यान रखेंगे, इससे 26 से नीचे ना जाए। 26 से नीचे जाएगा तो बड़ी समस्या होगी। फीड समस्या यही होगी कि मछलियाँ फीड नहीं लेगी, और फीड नहीं लेगी तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, उल्टा मछलियाँ और सूखती चली जाएगी। जो वेट गेन की है ना वो वेट लॉस करती रहेगी, तो आपका नुकसान होगा अल्टीमेटली। तो नवंबर एंडिंग तक नॉर्थ के लोग निकाल दें, बाकी लोग जो हैं आगे कल्चर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को समस्या नहीं है। अच्छा, 35 से जब ज़्यादा हाई चला जाए तो आप लोग जो है RS और बायोफ्लॉक में एक काम ये कर सकते हैं कि आप ग्रीन नेट लगा सकते हैं, ताकि सनलाइट डायरेक्ट ना पहुंचे आपके पानी में, पानी को डायरेक्ट टच ना करे और डायरेक्ट आपका पानी हीट ना हो। तो आप लोग 90% जो शेड वाला नेट होता है 10% ही उसमें से सनलाइट पास हो सकती है, ऐसा जो है आप शेड नेट लगा लेंगे ऊपर की तरफ, और साइड साइड में थोड़ा सा 50% या 75% जो है शेड वाला नेट लगाइए, ताकि वेंटिलेशन बना रहे। ऊपर से धूप कम आएगी और वेंटिलेशन बना रहेगा, तो आपका इन्वायरमेंट उसमें आपके शेड में, आपके जो कल्चर प्रेमाइसिस में आपका टेम्परेचर जो है स्टेबल रहेगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो इन चीज़ों का एहतियात करते हुए आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। और आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी समझ आ गई होगी, और अगर अच्छे से आप लोगों को हम समझा पाए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई डाउट रह गया हो तो उसको भी बताइए हमें, और अगर कोई सजेशन हो हमारे लिए तो उसको भी ज़रूर बताइए, ताकि हम अपने आप को करेक्ट कर सकें। हम ये नहीं कहते कि हम ही बिल्कुल 100% करेक्ट हैं। कुछ चीज़ें जो हैं आप लोग हमें सिखाते हैं, कुछ हमसे आप लोग सीखते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा और आपका जोड़ चलता रहेगा। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, अगले पैरामीटर की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।